टू माय चैनल। मेरा नाम उज़्मा है। मेरी उम्र 35 साल के करीब है। मेरे शोहर का नाम वलीद है। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरा शोहर मुझसे उम्र में छोटा था, जबकि मेरी उम्र मेरे शोहर से ज्यादा थी। मैं बहुत खुश थी कि वलीद जवान है, अच्छे कपड़े पहनता है और वलीद का रहन सहन भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं जहां भी जाती, मेरी सास और ससुर मेरे साथ ही जाते थे। मेरी सास तो हमेशा कहती थी कि मैं तेरे साथ ही रिश्तेदारियों में जाया करूंगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चाहती थी कि वलीद मेरे साथ जाए, लेकिन वलीद कह देता, तुम अम्मी के साथ चली जाया करो, मैं कोई काम कर लूंगा। वैसे भी वलीद कोई मुस्तकिल काम नहीं करता था, बस अपनी मर्जी से ही कभी कुछ कर लेता था। एक दिन मैं अपने वालिदैन से मिलने गई तो मेरी सास भी मेरे साथ चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी भाभी ने कहा, क्या बात है उस्मा, क्या तुम्हारे ससुराल वालों को तुम पर यकीन नहीं? तुम्हें कभी अकेले कहीं जाने ही नहीं देते? मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा, अम्मी जी, आप वापस चली जाएं। जिस दिन मुझे गांव आना होगा मैं आपको फोन कर दूंगी, फिर आप आ जाना। मेरी सास नाराज हुई और वहीं से रिक्शे में बैठकर घर वापस चली गई। मैं अपने मेके में 2-4 दिन रही, फिर वहां से अपनी बड़ी बहन माजिदा के घर चली गई। मेरी बड़ी बहन माजिदा ने मेरी बहुत इज्जत की और मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे बहनोई राशिद मेरे लिए बहुत सी चीजें लेकर आते थे। मैं भी बहुत खुश थी। मुझे अच्छा लगता था कि मेरी बहनोई राशिद मेरी इतनी खिदमत करते हैं। मेरी बहन माजिदा भी हर वक्त मेरी खातिरदारी में लगी रहती थी। मैं अपनी बहन माजिदा से ज्यादा खूबसूरत थी और उसका रंग गहरा सांवला था। मेरी बहनोई राशिद भी सांवले थे, लेकिन मेरे बहनोई राशिद मुझे बहुत इज्जत देते थे। बहनोई तो मुझे जमीन पर पांव भी नहीं रखने देते थे। बहनोई ने कहा, उज़्मा, तुम कुछ दिन यहीं रहो, तुम्हारे आने से घर में बड़ी रौनक लग गई है। मैंने कहा, मेरी सास का दिल नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। इसी दौरान मेरे शोहर वलीद का फोन आया। वलीद कहने लगे, उज़्मा, और कितने दिन मैके में रहोगी? मैंने कहा, मैं तो अब बड़ी बहन माजिदा के घर आ गई हूँ। ये सुनकर वलीद को बहुत गुस्सा आया। वलीद कहने लगे, तुम मेरे बगैर वहां कैसे चली गई? तुम मुझे भी साथ लेकर जाती। तुम्हें पता है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम अकेली रिश्तेदारियों में घूमो फिरो। अगर जाना ही था तो अम्मी को साथ ले जाती। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपनी बहन माजिदा के घर ही तो आई हूँ, कहीं और तो नहीं गई। जब मैंने दो चार जवाब दिए तो वलीद बहुत गुस्से में आ गए। वलीद मोटरसाइकिल पर मेरी बहन माजिदा के घर मुझे लेने आ गए। आते ही गुस्से से बोले, उस्मा, तुम्हारा फर्ज बनता था कि मुझे बताती कि तुम बहन के घर जा रही हो। तुम अकेली कैसे आ गई? अगर मुझे बताती तो क्या हो जाता? मैंने कहा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? क्या अब मैं अपनी सगी बहन के घर भी ना आया करूं? यह सुनकर वलीद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिश्तेदारों के सामने मेरे आगे जवाब देने की? मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरे बहनोई राशिद मेरे शोहर से उलझ पड़े और कहने लगे, तुमने लड़की को थप्पड़ क्यों मारा? उस्मा ने कौन सा गुनाह कर दिया है? अगर ये हमारे घर आ गई तो इसमें क्या बुराई है? मैंने कहा, आप दोनों आपस में ना लड़ें। वलीद ने कहा, तुम हमारे दरमियान मत बोलो। वैसे भी वलीद शुरू से ही मेरे बहनोई राशिद को पसंद नहीं करते थे। मैं वलीद के साथ घर वापस आ गई। उस दिन के बाद मैंने वलीद की इज्जत करना कम कर दी। मैं वलीद से बहुत कम बात करती थी और सिर्फ जरूरत के वक्त ही बोलती थी, क्योंकि वलीद ने मेरे बहनोई और सगी बहन के सामने मेरी बेइज्जती की थी, जिसका मुझे बहुत दुख और गुस्सा था। फिर कुछ अरसे बाद मेरी पहली औलाद हुई। अल्लाह ने मुझे एक बेटी ऐमन दी, जो बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। घर के सब लोग बहुत खुश थे और मेरी बेटी ऐमन से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन वलीद अपना गुस्सा मुझ पर ही निकालता रहता था। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वलीद नहीं चाहता था कि मेरी बहनोई राशिद मेरी बहन माजिदा के साथ हमारे घर आए, क्योंकि वलीद शुरू से ही मेरे बहनोई राशिद को अच्छा नहीं समझते थे। आखिर वलीद ऐसा क्यों सोचते थे? वलीद भी अपनी जगह ठीक थे। उसकी वजह यह थी कि मेरे बहनोई राशिद की नजर मुझ पर ठीक नहीं थी। मेरे दिल में तो कभी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे बहनोई राशिद के दिल में मेरे लिए कुछ और ही जज्बात थे। मेरा ससुर और मेरा शोहर वलीद अपने अपने काम पर चले जाते थे और घर में सिर्फ मैं और मेरी सास रह जाते थे। हम घर का काम खत्म करके अपने अपने कमरों में चले जाते थे। एक दिन मेरी सास को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। मेरे ससुर अपने काम में मसरूफ रहने लगे। मेरे ससुर एक ठेकेदार के पास मुलाजमत करते थे, जबकि मेरा शोहर वलीद भी अपने काम पर चला जाता था।
एक दिन हमारा यूपीएस खराब हो गया। मैंने अपनी बहन माजदा को फोन किया और कहा बिजली भी नहीं आ रही और यूपीएस भी खराब हो गया है। मेरी बहन माजदा ने कहा तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारे बहनोई राशिद यूपीएस की दुकान पर काम करते हैं। मैं उनसे कहती हूँ तुम्हारे बहनोई तुम्हारे लिए नया यूपीएस लगवा देंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हो गई क्योंकि मेरी बहन माजदा ही मेरे लिए यूपीएस का इंतजाम करवा रही थी। फिर मेरे बहनोई राशिद का फोन आया। बहनोई राशिद ने कहा उस्मान नए यूपीएस पर कुछ पैसे हमें भी डालने पड़ेंगे, फिर तुम्हें नया यूपीएस मिल जाएगा। मैंने जवाब दिया कोई बात नहीं, आप ले आएं। बच्ची को गर्मी में बहुत तकलीफ होती है और बिजली ना होने से सारे काम भी रुक जाते हैं। फिर मेरे बहनोई राशिद ने कहा यूपीएस तो मैं ले आऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। मैंने कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बहनोई कहने लगी उस्मा मैं तो यूपीएस खरीद भी चुका हूँ, अब ना तो उसे वापस कर सकता हूँ ना ही किसी और को दे सकता हूँ। बस मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाकर रखना, मैं आ रहा हूँ। मेरी बहनोई राशिद अकेले ही यूपीएस लेकर हमारे घर आ गए। उस वक्त मेरी बेटी एमन स्कूल गई हुई थी और मैं घर में अकेली थी। उन्होंने यूपीएस लगा दिया और पूरे घर में बिजली आ गई। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बहनोई के लिए चाय और खाना तैयार किया। इसी दौरान बहनोई ने घर का मरकजी दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मुझसे ऐसी बातें और ऐसा रवैया इख्तियार किया जो मुकम्मल तौर पर नामुनासिब और जबरदस्ती पर मबनी था। मैं खौफजदा हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं बार बार बहनोई को रोकने और मना करने की कोशिश करती रही, लेकिन बहनोई ने मेरी बात नहीं मानी। बहनोई ने मेरी रजामंदी के बगैर मुझ पर हमला किया। मैं रोती रही, मजाहमत भी करती रही, मगर मैं खुद को इस सूरत हाल से बचा न सकी। ये मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे और खौफनाक तजुर्बा था। कुछ देर बाद बहनोई मुझे धमकी आमेज अंदाज में कहने लगे कि आइंदा भी उन्हें इनकार ना करूं और मेरे शोहर वलीद को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि वलीद काम पर चले जाते हैं। मैं सदमे की हालत में खामोश रही। आखिरकार बहनोई वहां से चले गए। बहनोई के जाने के बाद मुझ में चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बुरी तरह टूट चुकी थी। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता घर के काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरा पूरा जिस्म दर्द और कमजोरी महसूस कर रहा था। लेकिन मैं किसी को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ था। दोपहर के वक्त ना कोई देखने वाला होता था और ना ही कोई घर आता था। अभी इस वाक़े को एक हफ्ता ही गुजरा था कि मेरी बहनोई राशिद का फोन आया। बहनोई कहने लगे उस्मा मैं आ रहा हूँ, यूपीएस भी देख लूं कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं, क्योंकि हमें अपने मालिक को भी बताना होता है कि चीज ठीक चल रही है या नहीं। मैंने कहा रहने दें, यूपीएस बिल्कुल ठीक चल रहा है। इतने में बहनोई घर के दरवाजे पर आ गए और दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो बहनोई बाहर खड़े थे। चूंकि सामने वाले पड़ोसी देख रहे थे और सब जानते थे कि वो मेरे बहनोई हैं, इसलिए मैंने बहनोई को अंदर आने दिया। बहनोई अपने साथ एक लिफाफे में कुछ खाने पीने की चीजें भी लाए थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। इस बार भी बहनोई ने आते ही मुझसे जबरदस्ती और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। बहनोई जल्दी वापस जाना चाहते थे और मुझे सख्त नागवारी महसूस हो रही थी। गर्मी की शिद्दत, बहनोई का पसीना और सारी सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी और मैं बहनोई को खुद से दूर करने की कोशिश करती रही। बहनोई ने कहा अगली बार मैं तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा, फिर तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। वक्त गुजरता गया। इस दौरान मेरे शौहर वलीद अक्सर शराब पीकर ऊपर जाकर सो जाते थे और मेरे पास नहीं सोते थे। मैं अपनी बेटी अमन के साथ अकेली सोती थी और हमारे दरमियान पहले ही नाराजगी चल रही थी। इन हालात में मेरे बहनोई कई मर्तबा घर आए और किसी को इस बात की खबर न हुई। तकरीबन एक माह बाद बहनोई राशिद मेरे लिए एक एसी ले आए। कुछ मजदूर भी साथ थे। उन्होंने आकर जल्दी से एसी नस्ब किया और शाम तक वो चलने लगा। मेरी बहनोई एसी घर पहुंचाकर वापस चले गई क्योंकि उस दिन मजदूर भी मौजूद थे। जब सब लोग चले गए तो मैंने अपनी बहन माजदा को फोन किया और कहा बहनोई मेरी बहुत मदद करते हैं। मेरे शोहर वलीद ने पूछा ये एसी कितने रुपए का आया है। मैंने जवाब दिया ये किस्तों पर लिया है, बड़ी बहन माजदा ने दिलवाया है, जब किस्त आएगी तो हम पैसे दे दिया करेंगे। वलीद ने कहा ठीक है, जब किस्त देनी हो तो मुझसे पैसे ले लेना। उसके बाद वलीद भी रात को मेरे पास सोने लगा और पहले के मुकाबले में कुछ बेहतर रवैया इख्तियार करने लगा। एसी की ठंडक में इतनी अच्छी नींद आती थी कि पूरी रात किसी चीज का एहसास ही नहीं रहता था। फिर एक दिन मेरी वलीद से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। वलीद कहने लगा अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, कहीं और जाकर रहूंगा। मैंने जवाब दिया ठीक है मत आया करो, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है।
یہ کہہ کر میں نے ولید کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ولید اپنے کپڑے اٹھا کر چلا گیا۔ بعد میں نے اپنی بہن ماجدہ کو بتایا کہ ولید لڑ کر گھر چھوڑ گیا ہے اور اب میں اپنی بیٹی ایمن کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ جب یہ بات میرے بہنوئی راشد کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا عظمیٰ تم فکر نہ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے بہنوئی میرے گھر آ گئے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان باہمی رضامندی سے جسمانی تعلق قائم ہوا۔ اس وقت گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ ہم دونوں بستر پر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میرا شوہر کافی دنوں سے میرے قریب نہیں آیا تھا۔ دوسرا، میرے بہنوئی راشد آج بہت بن سنور کر آئے تھے۔ بہنوئی نے اچھا پرفیوم لگایا ہوا تھا اور پرفیوم کی خوشبو بہت اچھی تھی۔ پھر بہنوئی نے ایک فلم چلائی اور ہم اسے دیکھتے رہے۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس وقت آ جائے گا۔ دستک کی آواز سن کر ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے جانے دو، میں دیکھتی ہوں کہ کون آیا ہے، کہیں میرے سسر تو نہیں آ گئے۔ میں جلدی سے خود کو سنبھالنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے تک پہنچتی ولید دیوار پھیلا کر گھر کے اندر آ گیا اور ولید نے مرکزی دروازہ کھول لیا۔ ولید نے ہمیں ایک نامناسب حالت میں دیکھ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر ولید شدید غصے میں آ گیا۔ ولید کہنے لگا مجھے پہلے ہی شک تھا اور آج میرا شک یقین میں بدل گیا ہے۔ اس کے بعد گھر میں شدید جھگڑا شروع ہو گیا۔ ولید نے غصے میں آ کر میری بہنوئی پر حملہ کر دیا۔ میری بہنوئی جلدی سے اپنے کپڑے پہن کر وہاں سے نکل گئے۔ ولید نے اپنے والد کو فون کیا اور پوری بات بتائی۔ ولید نے اس واقعے کی ویڈیو بھی اپنے فون میں محفوظ کر لی اور کہا کہ وہ سب کو دکھائے گا۔ میں ولید سے معافی مانگتی رہی اور منتیں کرتی رہی، لیکن ولید میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شام تک میرے سسر، نند، شازیہ اور میرے میکے والے بھی وہاں آ گئے۔ سب کے سامنے میری سخت بے عزتی ہوئی۔ میں اپنی غلطی پر معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ ولید نے کہا میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں، اگر تم ہمیشہ کے لیے اپنی بہن ماجدہ اور بہنوئی راشد سے تعلق ختم کر دو۔ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بہن ماجدہ سے تعلق ختم نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ولید نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دن ہماری علیحدگی ہو گئی اور ولید نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی امن کے ساتھ میکے میں رہنے لگی، لیکن وہاں بھی حالات آسان نہیں تھے۔ گھر والوں کے تانے سننے پڑتے تھے۔ بعد میں میری بہنوئی راشد نے میرے لیے کرائے پر ایک کمرہ لے دیا جہاں میں رہنے لگی۔ میں نے شہر میں کام کرنا شروع کیا اور اپنی بیٹی ایمن کی پرورش خود کرنے لگی۔ اس دوران میرے بہنوئی راشد میری مدد کرتے رہے اور میری خبر گیری کرتے رہے، خاص طور پر اس لیے کہ جھگڑے کے دوران مجھے جسمانی چوٹیں بھی آئی تھی۔ میری بہن ماجدہ نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ ماجدہ کا کہنا تھا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو مجھے اپنا سامان تک ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مجھے صرف انہی کپڑوں میں گھر سے جانا پڑا جو اس وقت میں نے پہن رکھے تھے۔ آج بھی میں شہر میں کام کر کے اپنی بیٹی ایمن کی پرورش کر رہی ہوں اور اسے تعلیم دلا رہی ہوں۔ میری بہنوئی راشد اب بھی میری کچھ مدد کرتے ہیں۔ وہ اپنا پیار بھی مجھ پر نچھاور کرتے رہتے ہیں اور میری زندگی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔